हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है हमारी, ये है हमारी क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। मैंने एक पोल डाला था, बच्चों से पूछा था कि बेटा किस क्लास में, मतलब आपको 11th क्लास की या 12th क्लास की या ड्रॉपर की वीडियोस चाहिए, तो मेरे को ज्यादा रिस्पॉन्स मिला था क्लास 11th से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं 11th से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस चैनल पे रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, नीट रिलेटेड बायोलॉजी वीडियोस। क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास 12 की भी आएगी साथ साथ, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो तो दोनों चीजें फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो अब आपको जो भी मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है। बेटा काफी टाइम से हमने वीडियोस नहीं डाली थी ड्यू टू सम रीजंस, बट अभी जो है इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, जो भी बायोलॉजी का नीट रिलेटेड कंटेंट है वो आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा, ऑथेंटिक कंटेंट। ठीक है, सो देखिए आज की जो वीडियो है हमारी वो है चैप्टर फर्स्ट, दैट इज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, उन सब के बारे में। ठीक है, सो ऐसे काफी सारी चैप्टर की वीडियोस आती रहेंगी, लेक्चर 1 2 3 ऐसे करके आपको नंबरिंग मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, मतलब रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपके सारे जो भी नीट रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर आपको पहली चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है कि इस चैप्टर की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है नीट के अंदर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखो यहाँ से लास्ट 10 ईयर्स में ना 10 क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम देखें एक साल में एक क्वेश्चन आया होगा, या कोई ऐसा भी ईयर निकला है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर जरूरी क्यों है, इसको सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन्स है एनसीईआरटी की, वो बहुत बेसिक लाइन्स है और वो आपको आगे के आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करेंगी। तो अगर आप एक बार इसकी रीडिंग लगा लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, तो आपको आगे के चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और वो आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास 11th में अगर आप आ रहे हो सबसे पहले, तो आपको फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स इसमें से एलिमिनेट कर दिए गए हैं, बट हमारी जो वीडियोस होंगी वो टोटली नीट ओरिएंटेड है, उनमें कोई भी हम टॉपिक मिस नहीं करेंगे, सारे हम नीट रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे जो पुरानी एनसीईआरटी में गिवन थे और जो नई में भी गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर इसकी जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी कमेंट में, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ग्रोथ। इस वीडियो में बेटा हम इन कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। Third characteristic is metabolism. Fourth one is consciousness. और अगर आप फिफ्थ करना चाहते हैं, वैसे एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिए, अगर आप फिफ्थ लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली किस तरह का सेल है, किस तरह के टिश्यूज है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आपके पास कितनी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है एनसीईआरटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? 5। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब इसमें से जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये दोनों है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। किस तरह की है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इनको। और जो बाकी तीनों है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है डिफाइनिंग। तो सबसे पहले तो चैप्टर शुरू ही यहां से होता है कि भाई हम डिफाइनिंग किसको बोलते हैं और नॉन डिफाइनिंग किसको बोला जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद हम आ जाएंगे नॉन डिफाइनिंग पे। ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है, दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको शो करेंगे, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर नहीं है जो इसे शो नहीं करेगा। ठीक है, एंड सेकेंडली नो नॉन लिविंग थिंग विल शो दिस, राइट। तो ये डिफाइनिंग किसको बोला हमने? शोन बाय, ऐसे लिखेंगे। कौन सी डिफाइनिंग होती है? विच इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नो नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऐसी प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग होती है जिनकी कोई एक्सेप्शंस ना हो, नो एक्सेप्शंस, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग। जैसे कि आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कोई भी सब में होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस सबके अंदर होती है, प्लांट्स में, एनिमल में, सब में। And cellular organization is also present in all living organisms and it is absent in all non-living things. ठीक है ना, तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेटाबोलाइज करते हैं, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। और नॉन डिफाइनिंग इसका ऑपोजिट हो गया है ना। नॉन डिफाइनिंग हम किसको बोल सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग वो है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर रहे, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग भी उसे शो कर रही है। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला या तो उसको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो नहीं कर रहे, मींस कोई ना कोई एक्सेप्शंस आ गई। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्शन में कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि है तो ह्यूमन, है तो लिविंग, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली म्यूल विच इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हुए रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो हम किसको बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करते। ठीक है, दूसरा, या ऐसी प्रॉपर्टीज हैविंग एक्सेप्शंस, जिनके कोई ना कोई एक्सेप्शंस हो। देखो जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सेप्शंस है ना, वो तो हम बात करेंगे जब हम डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पर अभी आपको इस चीज को यहाँ पर क्लियर करना है कि डिफाइनिंग किसको बोलते हैं और नॉन डिफाइनिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए सारी चीजें। डिफाइनिंग वो है जिसको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे एंड कोई भी नॉन लिविंग थिंग शो नहीं करेगा, राइट, अर्थ पर। और नॉन डिफाइनिंग वो है जो कि लिविंग तो शो कर रही है पर साथ में कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग भी उसे शो कर सकती है, या फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको शो नहीं कर रहे होंगे, कोई ना कोई एक्सेप्शंस होंगे या कोई ना कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज विल बिकम नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहले ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, इस तरह से कौन कौन से एनसीईआरटी में इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रोथ। सो फर्स्ट इज ग्रोथ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ के अंदर देखो जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो पहला पॉइंट ये है, देखो ग्रोथ ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, वो तो आपको पता ही, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। साथ साथ ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, जैसे कि स्नो माउंटेन्स, जब उस पर स्नो गिरेगी तो वो उसकी जो है हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, सो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती है बेटा, वो किस तरह की है, फर्स्ट इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे that growth is mainly due to accumulation of material from inside, या that is mainly due to accumulation of cytoplasm या protoplasm। अगर मैं आपको बोलूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, डीएनए डबल हो रहा है, वही तो ग्रोथ होती है ना। सेल की ग्रोथ हो रही है तो सेल से ग्रोथ किसकी बढ़ेगी, टिश्यू की, टिश्यू से किसकी ग्रोथ होगी, ऑर्गन की, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ किस तरह की है, इंट्रिंसिक, विच मींस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल या प्रोटोप्लाज्म, लिख लेना, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इनसाइड, सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होता रहेगा और सेल ग्रो करता रहेगा, और उसी को तो हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं।
सेकेंड जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ का, वो ये है कि दिस ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इरिवर्सिबल है ये, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी रिजर्व्ड। एक बार जो ग्रोथ हो गई उसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आपकी हाइट बढ़ चुकी है, तो वापस नहीं हो सकती ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है उसके दो फीचर्स है। पहला इंट्रिंसिक, दैट मीन्स इट विल अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने की वजह से होगी। और दूसरी इरिवर्सिबल मीन्स एक बार ग्रोथ हो गई तो दोबारा से उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है जो एनसीईआरटी बोलती है पॉइंट, वो ये है कि चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्रोटोजोआ है, फंगस है, कुछ भी है, दे ऑल विल शो ग्रोथ। सब इसे ग्रोथ को शो करते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे ग्रोथ जो है इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। whether यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ठीक है। सब ऑर्गेनिज्म इसे शो करते हैं। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का जो यहाँ पर ध्यान देने वाला है, वो ये है कि जो यूनिसेलुलर में ग्रोथ होती है ना, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, और जो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ होती है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है। देखो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। एनसीईआरटी बोलती है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी, ठीक है, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोला जाता है? इंक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है और जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा है? म्यूचुअली इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है सेम, सेम इवेंट है। कैसे, किस तरह से सेम इवेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आप पहले तो एग्जांपल्स देखो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है, ये लाइन किसके लिए बोली जा रही है पहले तो वो पता होना चाहिए, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएगा सबसे पहले तो बैक्टीरिया, जो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सेकेंड इज ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं लाइक अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, प्रोटोजोवंस तो आई जाएंगे अमीबा के अंदर, और भी लिख सकते हो, और प्रोटोजोवंस जो है जैसे पैरामीशियम वगैरह, प्लाज्मोडियम, ठीक है, डाई एटम्स, ये सब नाम सुने होंगे ना आपने। तो ये सब यूनिसेलुलर है। सो एनसीईआरटी में क्या बोला है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम इवेंट है, मींस इंक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये एक अमीबा है, ठीक है। सो अमीबा आपके सामने मैंने बना दिया। अब आप क्या देखते हो, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। किस तरह से बाइनरी फिजन होता है? अमीबा पहले तो करता है कैरियोकाइनेसिस, करता है ना, दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो उसमें पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ऐसे दो न्यूक्लियस बनते हैं, और फिर वो क्या करता है? साइटोकाइनेसिस, विच इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और फिर आप क्या देखते हो कि दो डॉटर सेल बनकर निकल जाते हैं, है ना। आप देखते हो ना, दो डॉटर सेल बनकर निकल जाते हैं। तो ये आपके सामने क्या हो रहा है? ये कौन सा प्रोसेस है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप बोलोगे मैम व्हाट, मैं अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, तो आप बोलोगे बाइनरी फिजन। ये आपने क्या देखा है? बाइनरी फिजन देखा है ना। और आप इससे क्या देख रहे हो कि एक अमीबा ने दो अमीबा बना दिए, मतलब आपने उसका रिप्रोडक्शन देखा। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पे हो क्या रहा था, तो यहाँ पे ग्रोथ भी तो हो रही थी। अमीबा पहले थोड़ा सा साइज में बढ़ा, अमीबा ने न्यूक्लियस दो बनाए, तो ग्रोथ ही तो करी है, और फिर उसने दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लिया। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी तरह से, जो आपको सामने दिख रहा है, इसी तरह से वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं और इसी तरह से वो ग्रो भी कर रहे हैं।
उनमें कोई अलग से मोड नहीं होता ग्रो करने का या रिप्रोडक्शन करने का। ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन दोनों सेम तरीके से होते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम ही इवेंट्स है, इंक्लूसिव इवेंट्स है। समझ रहे हो? सिनोनिम्स बोल सकते हो आप, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, राइट? क्योंकि वो जिस तरह से ग्रो, इसी को, इन्हीं जो इवेंट जो आप बोल रहे हो, इन्हीं को हम उनकी ग्रोथ भी बोलेंगे और इन्हीं को हम उनका रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, कि ग्रो करते करते एंड में वो रिप्रोड्यूस करके उसने 2 डॉटर सेल्स बना दिए, ठीक है? जबकि ये लाइन देख ली आपने जो मैंने ऊपर लिखी थी, ठीक है? यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे है? म्यूचुअली इंक्लूसिव। अब आते हैं मल्टी सेलुलर की बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर में क्या लाइन है एनसीईआरटी की और मल्टी सेलुलर में कैसे फीचर्स है। सो मल्टी सेलुलर में होते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, अलग अलग, ठीक है? So in multicellular organisms, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो किस तरह के हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है? डिफरेंट, सेम नहीं है बेटा। अब आप बोलोगे मैम किस तरह से? तो देखो मल्टी सेलुलर में हम लोग आते हैं, है ना? मल्टी सेलुलर में कौन कौन आता है? मल्टी सेलुलर में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, देखो एक्सेप्शंस एक आधे हो जाएंगे, ठीक है? फंगस, अब फंजाई में जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है, तो मैंने वही बोला एक आधे एक्सेप्शंस है, उनको आप कंसीडर मत करना। अगर कोई यूनी है तो वो ऊपर वाला फीचर शो करेगा जो मैंने बताया है, अगर कोई मल्टी है तो वो एक्सक्लूसिवली शो करेगा, ठीक है? अब देखो हम सारों में, जो प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, हमारे में ग्रोथ अलग तरह से होती है। जैसे कि ग्रोथ प्लांट के केस में कैसी है? उसकी हाइट बढ़ना, उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज की ग्रोथ होना, उसके अंदर नंबर ऑफ लीव्स का बढ़ना, स्टोमेटा का बढ़ना, फ्लावर आना, फ्रूट आना, ये सब उसकी ग्रोथ है ना? और जब उसके अंदर फ्लावर आ जाता है और फिर वो मेल पार्ट, पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, वो उसका रिप्रोडक्शन है। सो प्लांट के अंदर और हमारे अंदर अगर आप ह्यूमंस में भी देख लो, ह्यूमंस में हम जब बॉर्न होते हैं तो हमारी पहले वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, आर्म्स बढ़ेंगे, लेग बढ़ेंगे, है ना? आपकी पूरे बॉडी की साइज इंक्रीज होती है। पर जब रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, गैमीट्स बनती है, फिर फर्टिलाइजेशन होकर फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सो एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ अलग तरह से करता है और उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन अलग तरह से होता है। दैट इज वाई जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो किस तरह की है? मल्टी में एक्सक्लूसिव इवेंट, जबकि यूनी के अंदर उनका ग्रोथ करने का पैटर्न और उनका रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न दोनों सेम है, इसलिए उसको बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, ग्रोथ के बारे में एनसीईआरटी में, कि ग्रोथ चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, हर कोई ऑर्गेनिज्म शो करता है, यूनी हो, मल्टी सेलुलर हो, कोई भी, सब शो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ग्रोथ की, ठीक है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आ जाता है बेटा आपका कि ग्रोथ जब भी होगी दो चीजें जरूर होंगी, उसी को ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन मास, ठीक है? मास ऑफ सेल, मास ऑफ टिश्यू, मास ऑफ ऑर्गन, एनीथिंग, राइट? तो दो चीजें हमेशा होती है, एक तो इंक्रीज इन नंबर, ऑब्वियसली नंबर ऑफ व्हाट? सेल, या फिर अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर बोला है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस तरह से लाइन लिखी हुई है, ठीक है? तो इंक्रीज इन नंबर एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन मास, ठीक है? सो ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा होगी whenever a particular organism is growing and these properties are termed as twin characteristics of growth, ठीक है? अब आपने ग्रोथ के बारे में ये देख लिया। अब देखो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसका एक अलग पैटर्न है ग्रो करने का, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है उसका अलग पैटर्न है, ठीक है? तो अब हम वो देख लेते हैं कि प्लांट्स और एनिमल का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो कैसे वेरी करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक दिस इज पॉइंट नंबर 4th, this one is 4th and this one is 5, ठीक है? 5th पॉइंट है, राइट? तो जो इनमें देखना, आप एक लाइन लिखना, आप द पैटर्न and duration of growth varies from organism to organism
ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल, ठीक है। पैटर्न और ड्यूरेशन बोला है मैंने, दो टर्म्स बोले हैं, पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग तरह का पैटर्न होता है ग्रोथ का, एंड फ्रॉम सेल टू सेल ऑल्सो, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर आपको जो पॉइंट याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन प्लांट्स के अंदर किस तरह की ग्रोथ है। ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, पहली चीज तो कैसी है, इनडिटर्मिनेट मीन्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आप बोल सकते हो अनलिमिटेड, जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, वो तो अनलिमिटेड ही हुई ना। एंड सेकेंड इज व्हाट, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ भी बोल सकते हो आप, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। ये आपके इस चैप्टर में तो नहीं है टर्म, पर प्लांट ग्रोथ वाला जो चैप्टर है क्लास 11 का लास्ट, वहां पर आएगा। ओपन टाइप का मतलब भी समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड तीसरी इज, पहला मैंने क्या बोला, अनलिमिटेड है, नेक्स्ट है ओपन टाइप, एंड नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब है स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही होगी, हर जगह पर ये ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट ग्रोथ इज अनलिमिटेड, मींस द प्लांट विल कंटिन्यू टू ग्रो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स, इनके पास मेरिस्टम्स मिलते हैं बेटा, और जो मेरिस्टम्स होते हैं वो कैसे हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, ये डिवाइड करते ही रहते हमेशा, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। बट स्टिल आप देखते हो कि कुछ प्लांट की हाइट इतनी होती है, कुछ प्लांट्स की हाइट इतनी होती है, कुछ प्लांट्स की हाइट इतनी होती है ना। तो ये क्यों है, इतनी वेरिएशंस क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि जिस प्लांट का जाइलम जितना एफिशिएंट होगा इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल टू ग्रेट हाइट, वो प्लांट उतनी ही ग्रोथ अटेन कर पाएगा। अगर इस प्लांट का जाइलम इतना ही एफिशिएंट था, इसके मेरिस्टम्स एक्टिवली डिवाइडिंग है, वो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, पर उस प्लांट का जो जाइलम है वो वाटर मिनरल ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहा, तो जो मेरिस्टम्स है वो भी क्या करेंगे, फिर वो जो नए नए सेल्स बना रहे हैं उन तक वाटर मिनरल नहीं पहुंच रहा, तो उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। सेकेंड है ये वाला प्लांट, इस प्लांट का जो जाइलम था पहले वाले से थोड़ा बेटर है, तो उसने उतनी हाइट बना दी। तो देखो मेरिस्टम्स के पास तो प्रॉपर्टी है टू डिवाइड अनलिमिटेडली, टू डिवाइड मतलब विदाउट एनी लिमिट्स, वो डिवाइड करते रहते हैं, बट स्टिल आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम प्लांट की हाइट जाके रुक जाती है एक लिमिट पे। क्यों, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ जाइलम, जिसका जाइलम जितना स्ट्रांग होगा उसका उतनी ही अच्छी हाइट होगी। जैसे कि सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, तो दैट मीन्स उस प्लांट का जाइलम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो वाटर एंड मिनरल्स को ग्रेट हाइट्स तक पहुंचा सकता है, ठीक है। सेकेंड है ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि हमेशा न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनके पास मेरिस्टम्स है, वो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, और डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। न्यू सेल्स आर एडेड, न्यू सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं। एंड थर्ड इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस एट स्पेसिफिक लोकेशंस ओनली, जो ग्रोथ होगी वो कहाँ होगी, एट स्पेसिफिक लोकेशंस ओनली। एंड लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, ग्रोथ जो होगी वो एट स्पेसिफिक लोकेशंस ओनली, हर जगह पे ग्रोथ नहीं होती प्लांट में, स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही होती है, और उन लोकेशंस को हम बोलते हैं मेरिस्टम्स। और मेरिस्टम्स बेटा दो तरह के होते हैं, दो जगह पे मिलते हैं, दो तरह के नहीं होते तो काफी टाइप के, पर दो जगह पे मिलते हैं, शूट टिप एंड रूट टिप, ठीक है। जो ये एक्टिवली डिवाइडिंग है ये है वो, इसको बोलते हैं हम सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम, एपेक्स पे मिलता है शूट की, एंड रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की एपेक्स पे मिलता है, सैम एंड रैम, ठीक है। तो ये था आपका प्लांट की ग्रोथ किस तरह की है, उसके फीचर्स, राइट। अब हम देखते हैं एनिमल्स में किस पैटर्न की ग्रोथ मिलती है। सो एनिमल्स में जो ग्रोथ है, सेकेंड हम लिखेंगे उसी पॉइंट के अंदर, इन एनिमल्स जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज किस तरह की है, पहला फीचर डिटरमाइंड, मींस इट कैन बी इजिली डिटरमाइंड, मतलब वो कैसी है, एक लिमिट में ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होती, तो हम उसको लिमिटेड बोलते हैं, अनलिमिटेड नहीं है।
एंड सेकेंड इज आप बोल सकते हो जैसे वहां पर ओपन टाइप की थी, एनिमल्स में क्लोज टाइप की होती है। क्लोज टाइप मीन्स एक लिमिट तक ही न्यू सेल्स ऐड होंगे, उसके बाद नए सेल्स ऐड नहीं होंगे। एंड द थर्ड फीचर इज डिफ्यूज्ड। ठीक है, सो प्लांट्स के फीचर देखो क्या थे, इनडिटर्मिनेट, अनलिमिटेड, ओपन टाइप एंड लोकलाइज्ड। एनिमल्स में जो फीचर है वो है डिटरमाइंड, तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। डिटरमाइंड मींस एक लिमिट तक ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, है ना, अप टू ए लिमिट, अप टू ए लिमिट। एंड सेकेंड इज ये क्लोज टाइप की होती है। क्लोज मींस जो नए नए सेल्स हैं वो एक लिमिट तक ही ऐड होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। ठीक है, वहां पे प्लांट्स में हमेशा ऐड होते रहते थे तो ओपन टाइप, यहाँ पे एक लिमिट तक ही, एक टाइम ड्यूरेशन तक ही वो ऐड होते हैं। एंड डिफ्यूज्ड का मतलब है हर बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ इक्वल होगी, सिर्फ टिप्स पर नहीं, एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर नहीं होगी, एवरी बॉडी पार्ट विल ग्रो अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं डिफ्यूज्ड पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्यूज्ड का मतलब लिख लेते हैं थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। And closed type means new cells will be added only up to a limit. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ग्रोथ के इतने सारे फीचर्स देख लिए, ग्रोथ प्लांट्स में कैसी है, एनिमल्स में कैसी है, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ क्या है, क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रोथ को डिफाइनिंग बोला जाता है कि नहीं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ग्रोथ कैन नॉट बी, एनसीईआरटी में लिखा है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वाई, क्यों नहीं बोल सकते हम आप इसको, कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी because there are certain non-living things which also show growth, वो भी ग्रोथ शो करती हैं। तो हमारे पास, तो मैंने क्या कहा था, डिफाइनिंग किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग शो ना करे और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे शो करे। तो ग्रोथ के केस में याद क्या रखना है आपको कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी इसे शो करती है, इसलिए इसको डिफाइनिंग नहीं बनाया गया। ठीक है, बिकॉज सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ। So growth cannot be taken as defining property because there are certain non-living things that also show या which also show growth, such as कौन सी ऐसे living non-living things है जो growth show करती है। सबसे पहले है स्नो माउंटेन, स्नो माउंटेन्स। तो स्नो माउंटेन्स आपने देखे, उनपे जब स्नोफॉल होता है, जब स्नो गिरती है बेटा, तो उनकी हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रोथ, है ना, ये ग्रोथ ही तो हुई, पहले हाइट कुछ और थी, बाद में हाइट कुछ और होगी। सेकेंड आप इसमें बोल सकते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, जैसे राजस्थान वगैरह में होते हैं। तो वहां पर क्या है, एक जगह से जब सॉइल उड़कर आती है, सैंड उड़ के आती है, तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, वो डिपॉजिट हो जाती है, फिर वो थोड़े दिन के बाद दूसरे पे उड़ के चली जाती है। ठीक है, एंड थर्ड इज बाउल्डर्स। तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से सॉइल और अदर पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं और उनकी हाइट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पर इन तीनों केसेस में एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तीनों नॉन लिविंग थिंग्स है, और इनमें जो भी ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है उससे अलग है। वहां मैंने कैसे फीचर्स बताए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वहां पर ग्रोथ थी इंट्रिंसिक ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। पर आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, ये ग्रोथ अंदर से हो रही है या बाहर से किसी चीज के डिपॉजिट होने से हो रही है, बाहर से हो रही है ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर जो हम ग्रोथ को बोलेंगे, यहाँ जो ग्रोथ के हमारे फीचर्स बनेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में, वो क्या होंगे, सबसे पहला फीचर तो होगा एक्सट्रिंसिक। इसको उसको इंट्रिंसिक बोलते थे, इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन या ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटीरियल, है ना, मटेरियल आ रहा है, स्नो आ रही है, सैंड आ रहा है, जो भी है, फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से आकर इस पे डिपॉजिट हो रही है ना, ये जो स्नो है ये बाहर से आके डिपॉजिट हो रही है, फ्रॉम आउटसाइड। एंड सेकेंड फीचर जो है इसका वो ये है कि ये ग्रोथ रिवर्सिबल है, जैसे ही स्नो मेल्ट होगी वो वापस से अपना जो है हाइट पे आ जाएगा, नॉर्मल माउंटेन, है ना। जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसी ग्रोथ थी, इरिवर्सिबल।
है ना, कैन बी रिवर्स्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रोथ ओवरऑल कभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आप बोलेंगे यस, ग्रोथ कैन बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। पर कौन सी वाली ग्रोथ? जो कि लिविंग में हो रही है, मींस जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो कैसी है? इंट्रिंसिक ग्रोथ किस तरह की है? डिफाइनिंग, क्योंकि वो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। पर जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो कैसी है? नॉन डिफाइनिंग, मतलब या एक्सट्रिंसिक बोल सकते हो। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसी है? नॉन डिफाइनिंग। तो कई बार ऐसे भी आते हैं बेटा क्वेश्चंस नीट के अंदर, ठीक है, कि आपसे पूछेंगे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, तो आपको बोलना है यस वो तो डिफाइनिंग है क्योंकि उसको तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। पर जो इंट्रिंसिक वाली है ना, पर जो एक्सट्रिंसिक है वो तो नॉन लिविंग थिंग शो कर रहे हैं, वो डिफाइनिंग नहीं है, राइट। सो ये सारे फीचर्स है किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम फीचर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड जो अपना फीचर हमें डिस्कस करना है वो है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन अगर आपको कभी कोई बोले डिफाइन करने के लिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली व्हाट? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। कैसा प्रोसेस है ये? Reproduction is a biological process of self perpetuation, बोल सकते हैं। It is a biological process of self perpetuation. Self perpetuation का मतलब है self multiplication, ठीक है, self multiplication, सेल्फ मल्टीप्लाई करना, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स बनाना, अपने ही जैसी कॉपी बनाना, ठीक है, अपने ही जैसे प्रोजेनी बनाना, वही तो होता है। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस ही तो है, इट इज नॉट अ फिजिकल, इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन में ना 2 मोड्स होते हैं, ये आपको सबको पता है, उनके फीचर्स हम देख लेते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। सो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स में, बट यहाँ पर अभी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या है, ठीक है। सो बिल्कुल फ्री नोट्स आपको दिए जा रहे हैं बेटा, कोई पेड नहीं है नोट्स, बिल्कुल फ्री नोट्स है, पूरा आप कंटेंट पढ़ के खुद ही समझ सकते हो, नीट से रिलेटेड है सारा कुछ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस फ्री चैनल पे जो कंटेंट मिल रहा है वो भी उसे यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 तरह के हमारे पास रिप्रोडक्शन में मोड्स होते हैं। जो एसेक्सुअल है वो हमेशा होता है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट, यहाँ पर 2 पेरेंट आपको इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे। जबकि सेक्सुअल कैसा होता है? बाय पेरेंटल, एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट। तो कितने पेरेंट इन्वॉल्व है यहाँ पर? 2 पेरेंट, ठीक है। सेकेंड, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स बन भी सकती हैं, नहीं भी बन सकती, मींस गैमेटोजेनेसिस मे और मे नॉट अकर, यस, बट गैमेटिक फ्यूजन विल नॉट बी देयर, गैमेटिक फ्यूजन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस मे और मे नॉट अकर, मे और may not occur। यहां पे लिखिए सेक्सुअल में तो बेटा बिना गैमीट्स के कुछ होगा ही नहीं, यहां तो होगा क्या? गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस, गैमेटोजेनेसिस तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पर यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, जो गैमेटिक फ्यूजन होता है, गैमेटिक फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, वो कभी भी नहीं होगा। एसेक्सुअल में अगर गैमेटिक फ्यूजन ही हो गया तो फिर वो यूनिपेरेंटल क्या रहा? नहीं ना, वहां पे फ्यूजन होना ही नहीं है, वहां पे गैमीट फ्यूज ही नहीं करेंगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन इज प्रेजेंट, ये गैमेटिक फ्यूजन करेंगे, इनमें गैमेटिक फ्यूजन इज प्रेजेंट, ठीक है। फोर्थ है, अब आप खुद सोचो यहाँ पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या मोड ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा? इनमें जो मोड ऑफ सेल डिवीजन होती है, मेन जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है वो होता है माइटोसिस। जनरली ऐसा नहीं है मियोसिस हो नहीं सकती, बट मेनली माइटोसिस, ठीक है। यहाँ जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है दैट इज मेयोसिस।
अब यहाँ पर भी इसका मतलब ये नहीं है कि माइटोसिस नहीं हो सकती, मियोसिस इज द मेन, और माइटोसिस तो होती ही होती है, बिकॉज मियोसिस के थ्रू ही गेमेट्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गेमीट्स कैसे बनेंगी, मियोसिस के थ्रू ही, चाहे वो स्पोर बनाकर हो या डायरेक्टली मियोसिस से गेमीट्स बन रही हो। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब मियोसिस नहीं है यहाँ पर ए सेक्सुअल में, ए सेक्सुअल में मियोसिस नहीं है कभी भी, पर यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, पर मेन इज मियोसिस। ठीक है, व्हेन मियोसिस इज नॉट देयर बेटा इन ए सेक्सुअल, देन यहाँ पर क्या है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर तो तब होगी ना जब दो पेरेंट हो, कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं होगी, किसी भी तरह की आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस देखने की नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रोजेनीज को क्या बोलते हैं हम, जिनमें वेरिएशंस ना हो, जो बिल्कुल दिखने में आइडेंटिकल हो। ठीक है, इनके जो डॉटर सेल्स हैं या प्रोजेनी है, उनको क्या बोला जाता है, क्लोन्स। सो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स बन रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशंस नहीं है, क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं हुए, कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो उधर के कैरेक्टर इधर के कैरेक्टर कहीं से आए नहीं, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स चल रहे हैं बार 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 बार, तो वेरिएशंस आ ही नहीं पाएंगी, वेरिएशंस नहीं आ पाएंगी। सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर क्लोन्स। क्लोन्स कैसे डिफाइन करोगे आप, क्लोन्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ morphologically and genetically identical individuals। ठीक है, कई बार बच्चों से पूछो तो वो कह देते हैं मैम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बट आपको खाली मॉर्फोलॉजिकली नहीं बोलना है, आपको साथ में जेनेटिकली भी बोलना है। जेनेटिकली भी सेम होते हैं, उनके जीन्स, उनका डीएनए, उनके क्रोमोसोम सब कुछ सेम होता है। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। सो क्लोन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पर कोई वेरिएशंस ना हो, जहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, दैट इज इन द एसेक्सुअल मोड। और आपको ये कहाँ मिलेंगे, मतलब एब्सेंट होंगे, किसमें एब्सेंट होंगे, इन यहाँ पर। सो यहाँ पर आप लिखना क्रॉसिंग ओवर होती है क्योंकि मियोसिस हो रही है, so crossing over will takes place, so as a result of which यहाँ पर आपको variations भी देखने को मिलेंगी। मीन्स जैसे कि आप अपने आप से ही लगा लो, आप अपने पेरेंट से अलग हैं दिखने में, आप अपने सिबलिंग से अलग हैं, है ना। सो ये वेरिएशंस ही तो होती हैं, वेरिएशंस आर प्रेजेंट। एंड आपको नेक्स्ट यहाँ बोलना है कि क्लोन्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट इन सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड में कभी भी क्लोन्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स है सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, ये आपको याद रखने हैं बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको। ठीक है, कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको वीडियो की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे प्रिंट आउट निकाल के या नोट्स बनाने कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से, हमें देखो डिटेल में देखना है इस चैप्टर के अंदर एसेक्सुअल के मोड्स कौन कौन से हैं, या मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में नहीं है, डिटेल में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था डिफरेंस वगैरह, बट यहाँ पे एसेक्सुअल की मोड्स इंपॉर्टेंट है। सो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो कौन कौन से हैं वो एसेक्सुअल के मेथड्स। सबसे पहले आ जाएगा बेटा फिजन। फर्स्ट मोड इज फिजन, राइट। जैसे आपने फिजन पढ़ा है, बडिंग पढ़ा है, उनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में वो डिटेल नहीं है। जो डिटेल है दैट विल बी इन योर क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब हम उसको करेंगे डिस्कस, राइट। सो फिजन में देखो, सबसे पहले फिजन जो है हमारे पास वो दो तरह का होता है। और फिजन का मतलब क्या होता है, देखो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, फ्यूज होना, और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना, है ना। फिजन का मीनिंग क्या होता है, स्प्लिट होना, टूट जाना। सो फिजन हमारे पास दो तरह का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है वो, और ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, हर चीज सही, एनवायरनमेंट सही, रिसोर्सेज सही, स्पेस सही, रिप्रोडक्शन किस तरह से करेगा, बाइनरी फिजन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है,
मल्टीपल फिजन से, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेते हैं एंड दे डेवलप अ सिस्ट अराउंड देम, उसको सिस्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है, एंसिस्टेशन बोला जाता है। उसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, अभी बस हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। नो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन इन दिस वीडियो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो अपनी मल्टीपल फिजन करते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है ना वो, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक तरह का आप वो है प्रोटोजोआ, ठीक है, तो प्रोटोजोआ इसको यूज करता है। सो जो बाइनरी फिजन है ना, वो हमारे पास दो तरह का है। किसके बेसिस पे, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे। फर्स्ट इज रेगुलर बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज इररेगुलर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलर में क्या होगा, देयर विल बी अ डेफिनेट प्लेन ऑफ डिवीजन, जिस प्लेन में डिवीजन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक डेफिनेट प्लेन होगा डिवीजन का, जबकि इररेगुलर वाले में देयर विल बी नो डेफिनेट प्लेन, नो डेफिनेट प्लेन ऑफ डिवीजन, कहीं से भी रैंडम डिवीजन हो रहा है, ठीक है। सो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा छोटा सा ही है इररेगुलर। आप सबको समझ भी आ गया होगा कि इररेगुलर में कौन आएगा, एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा कहीं से भी डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देता है। कोई फिक्स्ड प्लेन थोड़ी होता है उसके अंदर कि हाँ इधर से ही डिवाइड करेगा, नहीं होता ना। पर जो रेगुलर में है, सबसे पहले आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, ये BF लिखा है बाइनरी फिजन। इसमें जैसे ही ना ये ऑर्गेनिज्म है सपोज करो, तो इसका जो डिवीजन होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली, एक फिक्स्ड प्लेन में, और फिर ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन रहता है। कैसे, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन। और ये आपको देखने को मिलता है किसमें, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होगा, बैक्टीरिया के अंदर, राइट, डायएटम्स के अंदर, फिर आप बोल सकते हो इसके अंदर पैरामीशियम में, इन सब में होता है, ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी है रेगुलर के अंदर, वो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, उसमें जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करा जाएगा, ऐसे वर्टिकली इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, इस तरह से। देखो ये ऑर्गेनिज्म है, किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ओवल है, सर्कुलर है, जो भी, उसको लॉन्गिट्यूडनली, तो प्लेन कैसा रहेगा, वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन। ये कैसा था, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या लिखने हैं आपको, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। इट इज फाउंड इन दी यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना में, राइट। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, उसमें जो प्लेन होगा डिवीजन का, दैट विल बी ऑब्लिक, मींस ऐसे डायगनली थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे डॉटर सेल्स। कैसा प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन है। और इसका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो सिरेटियम। अब जो बच्चे 11th में नए आए हैं वो ये सोच रहे होंगे मैम ये डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, पता नहीं क्या क्या नाम ले रही है ना। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगला जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जब आप प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आनी है उसके अंदर, ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो ये सारे हमारे बाइनरी फिजन के मोड्स हैं। बाइनरी फिजन हमारे पास रेगुलर, इरेगुलर दो तरह का हो सकता है। रेगुलर के अंदर डेफिनेट प्लेन्स होंगी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में ट्रांसवर्स आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में वर्टिकल प्लेन होगा, और ऑब्लिक प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और उनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। और जो इरेगुलर है उसमें आएगा अमीबा, ठीक है। सेकेंड जो मोड है अपने पास वो है बडिंग। बाइनरी फिजन के बाद क्या है, बडिंग। सो बडिंग आपको पता है कौन कौन शो कर सकता है, बडिंग शो करते हैं बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर ना एक बाइनरी फिजन में एक लाइन ऐड कर लेना, या फिजन में एक लाइन ऐड कर देना कि इट इज शोन बाय यूनिसेलुलर ओनली। सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही इसे शो करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता ये, ठीक है।
पर जो बडिंग है, दूसरा जो मोड है, वो बोथ शोन बाय बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर जो शो करता है उसका एक एग्जाम्पल बताओगे आप, तो उसमें आ जाएगा ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, है ना। ये कैसा है, यूनिसेलुलर फंजाई है, फंगस है, तो ये शो करता है। और मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा भी तो बडिंग शो करता है ना। तो आपने देखा होगा डायग्राम, आपको पता ही है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। हाइड्रा होता है, उससे एक बर्ड निकलता है, वो बर्ड वहां से डिटैच होता है पेरेंट से, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये दोनों मोड अपने हो गए, इनकी डिटेल नहीं, बस आपको ये लाइनें पता होनी चाहिए और एग्जांपल्स। डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बडिंग क्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे। बाइनरी फिजन आपने ऊपर देखा, है ना। बर्डिंग भी आपको पता है बेटा, है ना, पेरेंट से बर्ड निकलता है, बर्डिंग के अंदर वो बर्ड ग्रो करता है, और जब वो एक अच्छा खासा ग्रोथ अटेन कर लेता है, सो वो पेरेंट से डिटैच हो जाता है एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, बट आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए इनके बीच में, कि जैसे सबसे पहला डिफरेंस तो यही है बर्ड का। ये बर्ड जो था वो आपको सिर्फ बर्डिंग में मिलता है, बाइनरी फिजन में कोई बर्ड नहीं मिलता किसी तरह का। तो यहाँ पर जो बर्ड और जो आप बोल सकते हो आउट ग्रोथ होती है, जो पेरेंट की बॉडी से निकलती है, वो एब्सेंट होती है, पहली चीज तो, है ना। और बर्डिंग में आप क्या लिखोगे, बर्ड और आउट ग्रोथ क्या है, प्रेजेंट, राइट। देखो बेटा, बर्डिंग के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम से आप देख लो, कि जैसे बर्डिंग के अंदर है कि ये पेरेंट है, ठीक है, हाइड्रा, इससे छोटी सी आउटग्रोथ निकली, उसको हम बर्ड बोलते हैं। फिर वो बर्ड और बड़ा होता है, ठीक है, ग्रो कर रहा है बर्ड, और फिर वो फाइनली बर्ड क्या कर जाता है, पेरेंट, ये पेरेंट है और ये बर्ड है, वो पेरेंट भी अलग से रहेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, और वो बर्ड भी अलग से ग्रो करने लग जाता है। तो ये डॉटर सेल हो गया और ये पेरेंट सेल हो गया। तो रिप्रोडक्शन होने के बाद पेरेंट सेल भी तो बचा है ना, पेरेंट सेल खत्म तो नहीं हुआ ना। पर जो फिजन होता है, फिजन के अंदर आपने देखा होगा कि जो पेरेंट सेल है वो बचता ही नहीं है, वो पूरा का पूरा जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में बट जाता है, पर पेरेंट की खुद की आइडेंटिटी नहीं बचती, है ना। सो पेरेंट की आइडेंटिटी किसमें लॉस्ट हो जाती है, पेरेंट आइडेंटिटी इज लॉस्ट इन बाइनरी फिजन, और यहां पर पेरेंट की आइडेंटिटी क्या है, रिटेन्ड, बचा रहता है पेरेंट भी, वो लॉस्ट नहीं होता, वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है, उससे तो जो बर्ड निकला था उसने नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। एंड थर्ड आप बोल सकते हो कि जब बाइनरी फिजन होता है तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में इक्वली बढ़ जाता है, तो वहां यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस होती है, वो कैसी है, इक्वल, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पर यहाँ पर जो बर्ड है वो छोटा है और पेरेंट बड़ा है, तो जो साइटोकाइनेसिस हो रही है वो अनइक्वल है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज अनइक्वल, ठीक है। ये कुछ हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बडिंग। ये नोट्स में, एनसीईआरटी में, बुक्स वगैरह में नहीं दिए होते हैं, ये आपको मैंने इस जो टॉपिक समझाया उसी के बेसिस पे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड मोड जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, है ना, फ्रैगमेंटेशन बोल सकते हैं ना। और फ्रैगमेंटेशन क्या होता है बेटा, जो पेरेंट बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, एंड देन ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो और जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द पेरेंट बॉडी या ऑर्गेनिजम्स बॉडी गेट स्प्लिट्स इनटू fragments. It can be accidentally or it can be due to aging or due to any other reason, ठीक है। and each fragment will germinate to produce new organism, वो नया ऑर्गेनिज्म बना देता है ना। इसमें एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, फ्रैगमेंटेशन किस किस में देखने को मिलता है, तो आप इसमें एग्जाम्पल्स में लिखना, सबसे पहले फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोजोअन्स, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th में और 10th में, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई, नॉट प्रोटोजोअन्स, फंजाई। एल्गे में कौन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबने सुना है नाम, स्पायरोगायरा, है ना।
और फंगस में भी बहुत सारे फंगस है जो फिलामेंटस बॉडी होती है, माइसीलियम होती है उनकी, वो शो कर सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द फंगस कैन शो फिलामेंट, दे आर फिलामेंटस, सो दे कैन शो फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो राइट प्रोटोनीमा ऑफ मॉस. मॉसेस के अंदर एक बॉडी होती है प्रोटोनीमा. ये आप आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में प्लांट किंगडम के अंदर, ये नाम आप वहां सुनेंगे. ठीक है. तो अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है उतना करते जाइए. आगे जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब आपको लिंक कर दिया जाएगा कि देखो मॉसेस में प्रोटोनीमा है ना, उसमें फ्रैगमेंटेशन होती है, फिर उससे मेन बॉडी बनती है उनकी लीफी. ठीक है, वो वहां बता दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो मोड है हमारे पास, उसमें क्या होता है, वो है रीजेनरेशन. सो रीजेनरेशन जो है बेटा वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन जैसा ही है, पर रीजेनरेशन इज बेसिकली व्हाट, सिंपली अगर हम देखें, इट इज एबिलिटी टू रीजेनरेट, वापस से ग्रो करवाना, है ना. रीजेनरेट मतलब वापस से. द लॉस्ट बॉडी पार्ट, रीजेनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट. जो भी बॉडी पार्ट लॉस हुआ है उसको रीजेनरेट कराने की एबिलिटी को रीजेनरेशन बोलते हैं. अब ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल जैसे कि स्टारफिश, लिजर्ड, एंड थर्ड इज प्लैनेरिया. प्लैनेरिया में, स्टारफिश एंड लिजर्ड में. ठीक है. अब प्लैनेरिया के अंदर होती है ट्रू रीजेनरेशन. ये एनसीईआरटी में लिखा है और ये नीट में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ट्रू रीजेनरेशन शो करता है, जबकि ऊपर के दोनों ट्रू रीजेनरेशन शो नहीं करते. अब व्हाट इज ट्रू रीजेनरेशन? ट्रू रीजेनरेशन का मतलब है ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट will produce new individual, will form new organism. ठीक है. अब जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड में आप क्या देखते हो, लिजर्ड की अगर टेल कट जाती है ना, आप उसको जब भगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी टेल अगर कट गई तो क्या है, उसमें टेल वापस आ सकती है ना. इस लिजर्ड की टेल कट गई तो इसमें ये टेल अलग हो गई, तो इसमें टेल वापस आ सकती है बेटा. ये देखो टेल आ सकती है, पर ये जो टेल है ये आगे पूरी लिजर्ड बना सकती है? नहीं. ठीक है. तो इस लिजर्ड में जब टेल कटी थी तो उस लिजर्ड के पास टेल तो रीजनरेट हो सकती है, मींस वो अपनी लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकती है, पर जो टेल है वो अकेली पूरा दूसरा आगे का पार्ट नहीं बना सकती. उसको बोलते हैं खाली रीजनरेशन. स्टारफिश में भी ऐसा ही होता है. बट प्लैनेरिया के केस में क्या होता है, प्लैनेरिया है ये ऑर्गेनिज्म जैसे. ठीक है. प्लैनेरिया के केस में क्या है, जैसे अगर इसकी बॉडी में कट्स लगे, है ना, ये कट है, एक कट, दो कट और ये तीन, ये सब कट लगे हैं, तो इसकी बॉडी देखो कितने फ्रैगमेंट्स में हो गई, 1 2 3 4 फ्रैगमेंट्स हो गए, है ना, 4 फ्रैगमेंट्स, 1 2 3 एंड 4. नाउ ईच फ्रैगमेंट हैज द एबिलिटी, चाहे वो कैसे भी कटी हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ऑब्लिक हो, कैसी भी हो, ईच फ्रैगमेंट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म. बात आ रही है समझ में? हर फ्रैगमेंट से, जैसे इसने बना दिया, इसने बना दिया, इसने बना दिया, एवरी फ्रैगमेंट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म. इस एबिलिटी को बोलते हैं ट्रू इस एबिलिटी को बोला जाता है ट्रू रीजेनरेशन, जिसमें हर बॉडी पार्ट, कितना भी छोटे से छोटा, कितना भी बड़ा से बड़ा, हर बॉडी पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना दे. ठीक है. सो ये सारे मोड्स है हमारे रिप्रोडक्शन के. बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग वगैरह हमने देख लिया, फ्रैगमेंटेशन हमने देख लिया. अब बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है कि हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोलते. रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. व्हाई बताइए बेटा. टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, because there are certain living organisms, there are certain living organisms which cannot reproduce, है ना. तो मैंने वहां पे ग्रोथ में आपको बोला था जैसे कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स थी जो ग्रोथ शो करती थी, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो रिप्रोड्यूस करे. बात को ध्यान से समझिए बेटा.
वो ग्रोथ क्यों बनी थी नॉन डिफाइनिंग? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर रही थी, माउंटेन्स वगैरह, इसीलिए। पर ये क्यों बनी है नॉन डिफाइनिंग? क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, जैसे कि पहले इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, ह्यूमन कपल्स डिफरेंट, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यू टू कुछ उनके गोनाड्स में प्रॉब्लम है या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से। सेकेंड इज म्यूल, म्यूल इज ए हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, है ना। आप वैष्णो देवी जाते हो तो आपने खच्चर देखे होंगे, है ना, खच्चर, वो म्यूल होते हैं बेटा, ठीक है। एंड थर्ड इज वर्कर बी, वर्कर बी होती है एक बी के, मतलब उसमें क्या, वर्कर बी एक हनी कॉम में एक बी होती है जो कि क्वीन बी के अंडर वर्क करती है, एंड दे आर स्टेराइल। ये सारे ही इंडिविजुअल कैसे हैं? स्टेराइल। दे कैनॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको स्टेराइल बोला जाता है, एंड दोज विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस दे आर फर्टाइल। तो ये देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है ही ना, है तो लिविंग, पर ये रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन कैसा बना आपका? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इस लेक्चर में बेटा इतना ही, हमने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है। अगर हम सारी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। जो ग्रोथ हो गया इसमें, रिप्रोडक्शन इसमें हो गया, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हमने बात करी है किस किस चीजों के बारे में, कि हमारे पास ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में, ठीक है। और इसके जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वहां से आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहेंगे तो उसकी एक वीडियो भी ले आएंगे। तो मिलते हैं बेटा किसी नए वीडियो में, किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक